हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के क्विक न्यूज एनालिसिस में। वैसे तो आज बजट का दिन है दोस्तों, इसलिए ज्यादा न्यूज नहीं है और काफी डिटेल में हम लोग बजट को डिस्कस करेंगे। वैसे इस बार इंटरिम बजट है, बट फिर भी अगर हम देखें हमारे लिए, देखें एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहता ही है बहुत सारी चीजें। सो इंटरिम बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे नहीं अलाउड होता सरकार को रिलीज करने के लिए, बट एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आई जिसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज के सेशन में। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको पता है यूपीएससी विद डीएस चैनल पे, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा पीडीएफ का। पहली न्यूज पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, काफी दिनों से लुका छुपी चल रही थी। हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम है, फाइनली ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है आफ्टर 7 आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह हो गई है कि इन्होंने अब ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ एट्रोसिटीज जो है, अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो एससी एसटी का है, उसके खिलाफ इन्होंने इस पावर यूज करते हुए ईडी के ऑफिशियल्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। पुलिस, झारखंड पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और इंटरिम सीएम जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं इन झारखंड। तो इसमें आप देखें, करप्शन का केस है इनके यहाँ पे। काफी अनअकाउंटेड वेल्थ एंड बीएमडब्ल्यू कार मिली है, जो जो ये बोल रहे हैं कि इनकी नहीं है, बट ईडी ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि काफी ज्यादा जो है झारखंड में माइनिंग प्रोजेक्ट्स और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में करप्शन रिलेटेड इश्यूज हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एंड एसटी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। वेल, इसका काफी मिसयूज भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी इसको एनालाइज किया है, बट फिर भी इस जो लॉ की अगर हम बात करें, इसने काफी अच्छा भी काम किया इन प्रिवेंटिंग एट्रोसिटीज। बट देन द पॉइंट इज दैट देयर हैज टू बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द मिस यूज ऑफ दिस लॉ एंड जो यू, अगर आप देखें जो राइटफुल यूज है उसमें। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये ओपिनियन बड़े इंपॉर्टेंट है कि राइटफुल एंड मिसयूज जो है लॉ का दोनों होता है। जैसे डाउरी एक्ट का दोनों ही होता है, प्रिवेंशन ऑफ डाउरी एक्ट, सिमिलरली ये जो एक कानून है इसका भी अगर हम देखें मिसयूज और राइट यूज दोनों होता है। तो इसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज के दो पहलू आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक है, स्पेन में जबरदस्त ड्रॉट आ गए हैं। नॉर्थ ऑफ बार्सिलोना में अगर हम देखें, 21% से भी ज्यादा अगर आप देखें कैपेसिटी जो है इसका, रिजर्वायर जो है वो खाली हो चुका है, नदी पूरी सूख चुकी है। स्पेन का कैटालोनिया रीजन जो है ये ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है मैपिंग के लिए। तो एक तो क्लाइमेट चेंज का आपको दिख ही रहा है कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे। दूसरा दिख रहा है, बर्ड फ्लू हो गया है अंटार्कटिका में पेंगुइन्स को। तीन बड़ी वेराइटीज इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए। ये कौन सी तीन वेराइटीज हैं जो मिलती हैं? एम्परर पेंगुइन्स, सदर्न रॉक हॉपर पेंगुइन्स एंड मैकरोनी जो पेंगुइन्स हैं, ये जो हैं अगर आप देखें यहाँ पे अ, इनको जो है बर्ड फ्लू H5N1 हुआ है, जो काफी पैथोजेनिक वायरस है। और इसमें अगर हम देखें कि किसी तरीके से अब ये यहाँ पे आ गया है, मे बी बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, तो इसको स्टडी किया जा रहा है। एंड साउथ अमेरिका में लास्ट ईयर फैला था, चिली में, जिसके बाद आप देखें थाउजेंड्स ऑफ हमडोल्ड पेंगुइन्स भी जो है पाए जाते हैं अगर अर्जेंटीना एंड साउथ ऑफ चिली में। वो जो है उनकी काफी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर डेथ हुई थी, तो इसको स्टडी कर रहे हैं। सो अंटार्कटिक रीजन हमारे लिए क्यों क्रूशल है? बिकॉज ये क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं, जो वल्नरेबिलिटी है हमारे क्लाइमेट चेंज की, वो काफी सही तरीके से यहाँ स्टडी की जा सकती है। और ये क्रिटिकल ब्रीडिंग टेरिटरी है फॉर मोर देन 100 मिलियन बर्ड, सील्स एंड सी लायंस। अगर यहाँ पे वायरस आ गया है तो ये पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। एंड सिमिलरली आप देखें, साउथ जॉर्जिया में भी केस डिटेक्ट किया गया था। सो ये एक दिखाता है कि कैसे ह्यूमन इंटरवेंशन, क्लाइमेट चेंज कैसे हमारे पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है। तो ये दो इमेजेस ध्यान रखिएगा, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो प्लेसेस मैपिंग के लिए, साथ साथ जो स्पीशीज है उनके मैपिंग के लिए न्यूज में आया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में जबरदस्त बारिश, नॉर्थ इंडिया में काफी समय बाद फाइनली जनवरी में जो बारिश होती थी वो अब हुई है बारिश। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसा माना जा रहा था वो आ नहीं पाया था, तो फाइनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया। जैसा कि आप जानते हैं, WT जो होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये जेट स्ट्रीम जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है उनके ऊपर बैठ के आते हैं, जो जनरली आप देखेंगे विंटर सीजन में यहाँ शिफ्ट होती है और लेके आती है। अब धीमे धीमे समर सीजन आ रहा है तो ये मूव करना चालू करेगी, तो वॉबल करती है। साथ साथ यहाँ पे अब क्योंकि आप देखें मानसून पूरे तरीके से रिट्रीट कर चुका है, वार्मिंग चालू हो रही है धीमे धीमे, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनना चालू होगा। तो ये जो है जनरली जनवरी में वेरी इंपॉर्टेंट रहती हैं फॉर दी रबी क्रॉप्स, जनवरी फरवरी में। तो अभी फाइनली जाके बारिश हुई है। बट अगर हम देखें
सिर्फ एक रेनी डे रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में स्पेशली जनवरी 2024 में, जो कि सेकंड ड्राइस्ट माना जा सकता है 1901। तो अगेन हम पिछली स्लाइड में क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, देखिए क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट अब यहां पे भी देखने को मिल रहा है। वेल, माना ही जा रहा है कि ये जो WD है ये अभी एग्जिस्ट करेगा मेडिटेरेनियन सी और आसपास के एरिया से जो डिप्रेशन है वो ट्रैवल कर रहे हैं। इसको डिटेल में अगर हम देखें मैप में, सैटेलाइट में भी कैसा दिख रहा है, पूरा क्लाउड कवर इस समय नॉर्थ इंडिया के ऊपर बैठा हुआ है। और विंड मूवमेंट पैटर्न अगर हम देखें, यहाँ पे सर्कुलेशन है तो ये विंड्स यहाँ पे आके क्लैश कर रहे हैं सिस्टम से, और दूसरा बे ऑफ बंगाल से सिस्टम जो है यहाँ आके क्लैश कर रहा है, जिसकी वजह से जबरदस्त थंडर स्टॉर्म एंड रेन हो रहा है। तो दो क्लाउड सिस्टम्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्ट एंड द ईस्ट, एंड दे हैव कोलाइडेड ओवर द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, जिसकी वजह से ये WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है क्लैश कर रहा है ईस्टर्न सिस्टम से। जबरदस्त थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग हो रही है नॉर्थ इंडिया में, और माना जा रहा है ये कंटिन्यू करेगी, बट दिस इज यूजफुल फॉर दी क्रॉप्स। बट अगर ज्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट। नाउ बजट डे है आज, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आज जो है इंटरिम बजट अनाउंस होगा, फुल बजट नहीं होगा, क्योंकि ये तब किया जाता है जब इलेक्शन ईयर होता है। फुल बजट प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जनरली माना जाता है जो सरकार है, जो आउटगोइंग सरकार है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है कि मान लीजिए अगर वो नहीं जीतेगी, नई सरकार आएगी, तो 3-4 महीने जो है जब तक इलेक्शंस कंप्लीट होंगे तब तक सरकार के चलने के लिए, ठीक है, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। इसीलिए कोई बहुत बड़े नए स्कीम्स या चेंजेस अनाउंस नहीं किए जाते, एंड इनकमिंग गवर्नमेंट के लिए फिर टाइम मिलता है बजट को फ्रेम करने का, ठीक है। इन केस द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रेजेंट द फुल बजट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इट विल रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर। और जब तक पार्लियामेंट डिस्कस करता है बजट और पास करता है दो थ्रू द इंटरिम बजट, द गवर्नमेंट पासेस अ वोट ऑन अकाउंट। अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या है दोस्तों, ये आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इंटरिम बजट नहीं दिया हुआ है, लेकिन वोट ऑन अकाउंट डेफिनेटली दिया हुआ है। और ये वोट ऑन अकाउंट कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, ये हर साल पास होता है, क्योंकि ये सरकार के जब तक बजट जब डिस्कशन हो रहा होता है, आपको पता है फाइनेंस एक्ट को पास करना होता है 75 डेज के अंदर, तो वोट ऑन अकाउंट जो है पास कर लिया जाता है, ताकि सरकार का जो खर्चा है 3-4 महीने का चल जाए, और ये हर साल होता है। तो एक तरीके का ग्रांट इन एडवांस होता है गवर्नमेंट को, ताकि वो फंक्शन कर सके प्रॉपरली अंटिल द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, राइट, ताकि फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास हो जाए। तो फाइनेंस बिल 75 डेज के अंदर पास करना पड़ता है, उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंडेटरी होता है। तो इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में डिफरेंस क्या है, वोट ऑन अकाउंट हर बजट का पार्ट होता है, बट इंटरिम बजट जो है वो सिर्फ इलेक्शन ईयर में आएगा। सो वोट ऑन अकाउंट कंटेन्स ओनली द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ खर्चे की बात करता है। इंटरिम बजट में रेवेन्यू और फाइनेंस, ठीक है, और एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, इन सब का कंपोनेंट आपका रहेगा। खर्चा कैसे हो रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, दोनों के बारे में बात होगी आपकी किसमें, इंटरिम बजट में, ठीक है। तो इंटरिम बजट का मतलब सिर्फ ये है कि सरकार जो है अप्रूवल लेती है पार्लियामेंट का, जो खर्चे हैं जब तक नई सरकार नहीं आ जाती, उसको मीट करने के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी होती है कि वो ऐसा करे। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल में मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान किया है, कि मैं आपके साथ इकोनॉमी में जो अभी स्टैटिक टॉपिक्स हैं उनको करंट से कैसे लिंक करना है। स्पेशली जो ये रिपोर्ट आई है इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनेंगे एग्जाम के लिए। मैंने इसका एक PDF बनाया है, हमारी टीम ने मिलकर लिए आपके लिए PDF बनाया है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कुछ एफर्ट का तो देखिए दोस्तों आपको पैसा देना पड़ेगा। 99 रुपीज ओनली फॉर द ग्रेट वर्क दैट आवर टीम हैज डन इन समराइजिंग एंड लिंकिंग इट विद द स्टैटिक टॉपिक, ठीक है। तो लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF जो है उसके लिए आपके लिए मिनिमम 99 रुपीज हमने प्लान किया है, सिर्फ 99 रुपीज में आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं courses.dimanshu.com/learn, मतलब इससे कम में नहीं मिलेगा। द एफर्ट इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू दी, ये छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है दैट वी एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारी टीम ने रात भर बैठ के ये 75 पेज की समरी को 10 से 12 पेज में लेके आए हैं, और साथ साथ हम लोग इसमें बोनस MCQs देने वाले हैं आपको, जो आने वाले प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, राइट। उसके बाद आपको पता है कि हम लोग NCERT की इकोनॉमी सीरीज चैलेंज चालू कर रहे हैं। हम लोग NCERT पूरी कवर करेंगे, जिन लोगों का इकोनॉमी वीक है उसके साथ साथ हम लोग उसका PDF भी आपको प्रोवाइड करेंगे रेगुलरली। तो ये 21 डेज चैलेंज है, इसके लिए तैयार हो जाइए। और इसमें हम लोग रेगुलरली यूट्यूब पे सेशन जो है कवर करेंगे, आपके जितने भी NCERT के टॉपिक्स हैं एग्जाम, स्पेशली जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। उसके अलावा डेली मॉक टेस्ट आपको पता ही है कि आप एनरोल कर सकते हैं, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं इसके मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं इस लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए आज का एडिटोरियल कवर करते हैं फटाफट। इंडिया फ्रांस से रिलेटेड है दोस्तों, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा आर्टिकल है, इसमें डिटेल में चीजें बताई गई हैं।
कि कहाँ कहाँ इंडिया फ्रांस का एंगेजमेंट है। तो अगर हम पहले बात करें तो रिपब्लिक डे पे इस बार जो है इमैनुअल मैक्रोन वाज द चीफ गेस्ट, ठीक है, एंड काफी सारे बायलैटरल भी उनके साथ किए गए। उसके पहले अगर देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस के बैस्टिल डे में चीफ गेस्ट भी थे, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री है, बट हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा करंट एंगेजमेंट कैसे है। चाहे वो क्वाड समिट हो, जैसे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनवाइट किया था क्वाड समिट के लिए, बट उसके बाद अगर आप देखें कि क्वाड समिट होना था बट हुआ नहीं। बट अल्टीमेटली अगर आप देखें इनेबिलिटी थी उनकी ट्रैवल करने की, तो इमानुअल मैक्रोन साहब अग्री कर गए। और फ्रांस और इंडिया का तो हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, आप देखिए फ्रेंच जो है थे, फ्रेंच और एंग्लो राइवलरी रही है शुरू से इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। और उसके पहले भी अगर देखें फ्रांस का काफी ज्यादा एंगेजमेंट रहा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक शिराक वो जो थे वो चीफ गेस्ट थे पहली बार 1998 में इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करी थी। इनफैक्ट अगर हम देखें उन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से अगर हमने एक्सक्लूड किया है तो वो बहुत बड़ी अनामली है। उसके बाद फ्रांस जो है पहली कंट्री थी जिसने ओपन किया डायलॉग विद इंडिया एंड डिस्प्लेड अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया सिक्योरिटी कंप्लशन। पहला अगर आप देखें इकलौता कंट्री था, फर्स्ट कंट्री था P5 कंट्रीज में अगर हम देखें परमानेंट 5 मेंबर्स, जिसने परमानेंट सीट ऑफ जो है इंडिया के लिए यूएनएससी में उसको इन्होंने एडवोकेट किया। दिस फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ओपनली आके बोला। उसके अलावा आप देखें इंडिया ने जब नॉन अलाइनमेंट की अडॉप्ट करी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रांस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नेटो एंड होस्टेड नेटो हेडक्वार्टर्स। इट विड्रू फ्रॉम द इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड एंड ओवर द यूएस इंसिस्टेंस। एंड इट वाज बेसिकली अगर आप देखें कि जो फ्रेंच न्यूक्लियर डेटरेंट था टू नेटो एंड एक्सेप्टेड एनी कलेक्टिव कंट्रोल दैट जनरल चार्ल्स डिगोल फेल्ट वुड डाइल्यूट फ्रेंच सॉवरेनिटी। तो इंडिया और फ्रांस जो है वो लोग अपनी अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको वैल्यू करते हैं। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की बात करी, लेकिन फ्रांस वहीं पे अगर आप देखें नीटो के साथ चला गया। तो दोनों एक दूसरे की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और दोनों उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसके अलावा आप देखें आफ्टर जब कोल्ड वॉर एंड हुआ, बोथ कंट्रीज वर क्विक टू espouse दी वर्चुअल्स ऑफ मल्टीपोलैरिटी। ठीक है, दोनों ने मल्टीपोलर जो स्ट्रेटेजिक शिफ्टिंग ऑफ फोकस हुआ, कंट्रीज जहां जहां इंडिया को लगा कि हमारा इंटरेस्ट है हमने वहां पे अलाइन किया, राइट। एंड बोथ इसीलिए आप देखें फ्रांस एंड इंडिया है, दे शेयर अ कॉमन ट्रेट ऑफ सिविलाइजेशन एक्सेप्शनलिज्म एंड प्राइड देमसेल्व्स ऑन दी आर्गुमेंटेटिव इंटेलेक्चुअलिज्म। हमारे यहाँ देखिए भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेंच थिंकर्स रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इंस्पायर किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और वो कहीं ना कहीं हमारी जो अगर आप देखें इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल उसने प्ले किया है। सो दोनों इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर आप देखें इंडिया और फ्रांस काफी ज्यादा अलाइन भी है, और इसमें एक फायदा भी हुआ क्योंकि इट वाज अ नॉन एंग्लो सैक्सन नेशन, ब्रिटिशर्स का उसमें यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एंड अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप कैसे बिल्ड हो रही है। ओरिजिनली हमारा पार्टनरशिप वाज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस। धीमे धीमे ये क्लाइमेट चेंज, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी बढ़ रहा है। डिफेंस में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हो, चाहे वो अगर हमारे देखें जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग्स एक्सरसाइजेस हो। उसके अलावा हम देखें चाहे वो रफेल हो, या फिर उसके अलावा हम देखें कि कैसे रफेल इंडिया में बनने का प्लान का डिस्कशन हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप जो है उसके बारे में बात की गई, दैट विल हेल्प इन द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। तो डिफेंस इंगेजमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों, इनके 4-5 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, चाहे वो H125 सिविलियन हेलीकॉप्टर्स हो या C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की गई हो। कोलैबोरेशन किया जा रहा है बिटवीन साफरान एंड द DRDO। और उसके अलावा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट भी जो है स्टेप अप किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके इंजन्स को लेके भी अग्रीमेंट है। तो यहां से लेके पूरा यहां तक आपके पास डिफेंस के पॉइंट्स नोट करने के लिए 6 से 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम दोस्तों यहां पे आए, कोऑपरेशन इन स्पेस, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है कि कैसे स्पेस डोमेन में कोऑपरेशन 1960s में स्टार्ट हुआ और अब काफी जगह इंगेज हो रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेंच जो एजेंसी है CNES, उसके बीच में कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक MOU साइन किया गया है बिटवीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड इसरो एंड द फ्रेंच सैटेलाइट कंपनी आरियान स्पेस। तो ये लोग जनरली आप देखेंगे हैवी GSAT सैटेलाइट्स हमारे लॉन्च करते हैं। उसके अलावा पार्टनरशिप को कैसे और ब्रॉडन किया जा रहा है कमर्शियल एंड सिविलियन स्पेसेस में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो सिविल एविएशन हो, राइट, चाहे वो
आईटी एंड टेलीकॉम हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कल्चर हो, टूरिज्म हो, ठीक है, इन सब जगह में आप देखें फ्रांस के साथ हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन को लेके, वीजा को लेके, उसमें अगर आप देखें इंडिया और फ्रांस के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। जो शेंगन वीजा का इशू है, इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे एक्सेस मिल सकता है। उसके अलावा आप देखें यूजीसी का एक जो है सोबॉर्न यूनिवर्सिटी के साथ अग्रीमेंट साइन हो रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स दिखाता है कि इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप कितना बेहतरीन है इस समय। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, मोर देन 1000 फ्रेंच कंपनीज हैं इन इंडिया में, इंक्लूडिंग 39 ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बेंचमार्क कंपनी। सो इंडस्ट्री कोऑपरेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अगर हम देखें, जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंस चाहिए होता है हर इशूज में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये, बट सेंसिटिविटी होती है, सो दैट द डिफरेंसेस वेयर दे एग्जिस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन प्राइवेट एंड नॉट पब्लिकली। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कोट कर सकते हैं आप सीधे सीधे मीन्स में। तो बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, डिफेंस, स्पेस कोऑपरेशन एंड अदर सेक्टर्स में कहाँ कहाँ हमारा कोऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS2 एंड IR टॉपिक। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है रेड सी नेवल मिशन लॉन्च करने वाला है इन द वेक ऑफ इंक्रीजिंग हूथी रेबल्स अटैक। तो ये जो है यहाँ पे चालू होगा, एंड ये जो EU के फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि ये February 17 तक लॉन्च करने वाले हैं, एंड मेजरली टू प्रोटेक्ट द शिप्स, शिपिंग लाइंस। आप देखते होंगे इंडिया रोज ही कोई ना कोई न्यूज आ रही है कि इंडियन नेवी कैसे प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पे शिप्स को फ्रॉम पायरेसी, जो सोमाली पायरेट्स हैं या जो हूथी रेबल्स हैं उनके अटैक से। उसके अलावा पन्नू के इशू के बाद भी अगर हम देखें, यूएस एम्बेसी बोल रहा है कि बाइडेन गवर्नमेंट जो है अभी भी ड्रोन डील के साथ डिस्कशन कंटिन्यू कर रही है। ये है रिगार्डिंग MQ-9B ड्रोन्स, जो इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन होने वाला था। तो ये बीच में इसको होल्ड कर दिया गया था, बट ये इंडियन ओशन में सर्वेलेंस के लिए काफी सिग्निफिकेंट ड्रोन है। स्पेशली अगर हम देखें कि स्पेशली इन द वेक ऑफ जो मालदीव्स एक ड्रोन खरीद रहा है टर्की के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं आया, बट एम्बेसी का ये बोलना है कि ये डिस्कशंस अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा अभी इस पे कोई पॉज नहीं लगाया गया है। उसके अलावा जो NCT है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उन्होंने बोला है कि अभी उनको अप्रूवल की जरूरत है फॉर नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, जिसमें अगर हम देखें एक्सपर्ट पूल ऑफ मेंटर्स एंड टीचर्स जो हैं जिनको हायर किया जाएगा, जिनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये हमारी NEP के अंदर आता है, इसके बारे में याद रखिएगा दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो NMM जो है ये एनविसाज किया गया था इन पैरा 15.11 ऑफ NEP, जिसमें अगर हम देखेंगे लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल्स विलिंग टू प्रोवाइड प्रोफेशनल पर्सनल सपोर्ट टू स्कूल टीचर्स, तो इसमें मेंटोर्स होंगे। तो उसके बारे में नेशनल मेंटरिंग मिशन के ऊपर ये एक चीज है, तो ये NEP के अंदर इसके बारे में याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों, ये एक डेटा पॉइंट है, चार्ट आया है रिगार्डिंग मणिपुर में बढ़ रहे क्लैशेस या हो रहे क्लैशेस के बारे में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मेजरली अफेक्टेड हैं, याद रख लीजिएगा। प्रीलिम्स में हो सकता है मैपिंग के रिलेटेड आ जाए, कौन से कम्युनिटी, कई बार क्या होता है ट्राइबल्स के मैपिंग के लिए आ जाता है, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, एंड कर्फ्यू और ब्लॉकेड्स की वजह से कैसे वहां की इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, अटैक्स कितने बढ़ रहे हैं उसके बारे में। सो जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ फेयर आइडिया अबाउट दिस इंटायर इशू एंड चार्ट। बाकी दोस्तों इतनी ही न्यूज है आज, जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिस्प समरी ऑफ द रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, ये जो रिपोर्ट है इसके साथ हम लोग आई विल बी हैविंग अ लाइव डिस्कशन होगा, हम लोग लाइव क्लास करेंगे, एक सेशन होगा, प्लस PDF आपको मिल जाएगी इसमें मात्र 99 रुपीज में। आई थिंक इट्स मतलब बहुत मतलब इट्स लाइक वन समोसा, मतलब बर्गर की भी प्राइस, पिज्जा से की प्राइस से भी कम है। बट आप देखिए उसको बदले में आपको क्या मिलने वाला है, ये सारी समरी मिलने वाली है स्टैटिक कॉन्सेप्ट से लिंक करके MCQ के साथ। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ और भी कोर्सेज, चाहे अगर आपका पॉलिटी में इशू है, करंट अफेयर्स का अगर आप देखना चाहते हैं, 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स हम लोग रिव्यू करेंगे, रिकैप करेंगे, अलॉन्ग विद डिटेल PDF, पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा दोस्तों आपको। ये सारी चीजें मिल जाएंगी courses.dipanshursing.com/learn पे, सेम वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। मेंटोरशिप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सिर्फ मेंटोरशिप या उसके साथ टेस्ट सीरीज या उसके साथ कोर्सेज, आप तीनों अलग अलग भी ले सकते हैं, तीनों कंबाइन ले सकते हैं। सिर्फ मेंटोरशिप मात्र 5,000 से 4,000 रुपए में। तो आप मेरे साथ 1 to 1 जुड़ेंगे, आपका शेड्यूल हम लोग सही करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे। इस सारी चीजों के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। सो दोस्तों मैं मिलूंगा सेशन ऑफ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो नहीं आया है बट इकोनॉमी के रिव्यू में। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस।